आपका हो। दूसरा 244(2) में सीधा लिखा हुआ है कि आपके जितनी संपत्ति है गांव में उसमें जंगल जमीन पे पूरा अधिकार आपका हो। उसमें कोई तहसीलदार एसडीएम फॉरेस्ट का कोई भी विभाग का अधिकारी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन इसमें प्रावधान है, ग्राम सभा के माध्यम से इस पे पारित किया जाता है और ग्राम सभा के माध्यम से इस कानून को बहाल किया जाता है और इस कानून को आपको जो भी आप कानून गांव में बनाएंगे उसका पालन कौन करेगा? तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर करेगा। आप एसडीएम कलेक्टर के आवेदन पे पालन नहीं करेंगे, गांव का कानून का पालन कौन करेगा? एसडीएम और तहसीलदार। ये कानून बन चुका। कोई तहसीलदार, अगर कोई एसडीएम या फिर कलेक्टर इस कानून के उल्लंघन करता है या पेशा कानून को नहीं मानता है या ग्राम सभा के प्रस्ताव को नहीं मानता है तो उस तहसीलदार एसडीएम को जेल जाने का और देशद्रोह का मुकदमा 124 कायम होगा। तो ये बात तो समझिए, कलेक्टर को जेल होगा। ये कानून पास हो गया छत्तीसगढ़ में, लेकिन आप लोग भूले भट के लोग कानून नहीं जान रहे हैं और आप लोग एक तो थाना प्रभारी आ जाएगा, तहसीलदार आ जाएगा तो आप लोग डर के अरे साहब छोड़ दिए। बात है ना, अगर आप लोग कानून नहीं जानेंगे तो आपके साथ लगातार शोषण और अन्याय होगा। इसलिए हम लोग जन जागरूकता अभियान के तहत आप लोगों को कानून के तहत इस चीजों को बता रहे हैं कि अगर आप वाकई में इस क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ के निवासी हैं, अगर आपके साथ अन्याय शोषण हो रहा है, आप हमारे लीडर हैं, आप डायरेक्ट शिकायत करिए, हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन जानकारी कहते हैं कि आप अपने से कोई काम नहीं करेंगे, सराहित और सामूहिक काम करेंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है हम रास्ता बताएंगे, लेकिन किसी वाद विवाद की स्थिति गांव में पैदा ना हो। मेरा कहने का पहला अर्थ है वाद विवाद की स्थिति किसी गांव में पैदा नहीं होनी चाहिए। हमारे पास कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी पावर है, हमको कानून से संरक्षण मिला हुआ है, हमको संविधान से संरक्षण मिला हुआ है, हमको लड़ने की जरूरत नहीं है मैदान में। समझ रहे हैं आपको ना, हमको लड़ने की जरूरत नहीं है मैदान में, हमारे पास पूरे कानून हमारे पक्ष में। मात्र आपको चलने की देरी है। अगर आप कहते हैं कि सही दिशा और सही रास्तों में चलेंगे तो आपको मंजिल मिलना संभव है। अभी आपका मध्य प्रदेश की बात बताऊं, होशंगाबाद जिला में वहां पे एक आश्रम बना। कहां से आके आपका बॉम्बे से एक आश्रम आया, आश्रम का साधु जी थे, आश्रम वहां पे बनाया उन्होंने। पूरा शासकीय जमीन था, लगभग 70 एकड़ जमीन, 70 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करके शासकीय भूमि को कब्जा कर लिया और पूरा बाउंड्री वॉल करके वहां पे अपना आश्रम खोल के वहां बैठ गए। अब वहां के गांव के लोग, जो वहां पे रहने वाले लोग, वहां पे बता रहा हूं मैं, वहां पे आवेदन देते थे तहसीलदार को, एसडीएम को, कलेक्टर को, इस आश्रम की हमको जरूरत नहीं है, ये पूरा अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया, इसको हटाया जाए। लेकिन उनका पहुंच कहां तक था? दिल्ली तक। इस वजह से उनका जो है कार्रवाई नहीं होता था और वो आश्रम वाले वहां पे गाय पालते थे और पूरा व्यवस्था उनका बन गया था, पूरा सिस्टम बन गया था। और हमारे लोग आवेदन पे आवेदन देते थे, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब यही गोरवाना गठबंधन पार्टी है, जब हमारे तक शिकायत आया मध्य प्रदेश में, हम लोगों ने अपने पार्टी के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से वहां तक जानकारी पहुंचाए और उस आश्रम को हम लोगों ने 7000 आदमी जाकर एक दिन में खाली कराया और पूरा बाउंड्री और घर को हटवा दिया। दोस्तों, ये कानून में प्रावधान है। हम लोग अन्याय करने वाले लोग नहीं है, और अन्याय बोलते हैं ना कि अन्याय हम करेंगे नहीं, अन्याय बर्दाश्त होगा नहीं। हमारे पास मुख्य बात यह है कि हम लोगों के पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आप सोचते होंगे पीला गमछा वाले 2-4 लोग, लेकिन मैं बता दूं आज मनेन्द्रगढ़ कोरिया जिला में 70,000 लोग हैं जो आपके पीछे खड़े होने को तैयार है, और जो होगा देखा जाएंगे करने वाले लोग भी तैयार है। 70,000 मत है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो 1000 5,000 तो ही जाएंगे, है कि नहीं है? उधर में काम चल जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, हम कहते हैं कि आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। पहला मुद्दा, जो हमारे लोग इस तरह से जो ऐसी स्थिति में पहुंच गए, जो यहाँ के लोग, यहाँ के मूल निवासी लोग थे, आज इनका खाने का ठिकाना नहीं है, पहनने का ठिकाना नहीं है। बताइए और क्या क्या दिक्कत? बहुत सारी दिक्कत है।
जो घर चलाता होगा, जो यहाँ पे अपना मजदूरी करके बोदी खोद के चलाता होगा, वही जानता होगा उनका घर कैसे चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अपने लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप लोगों ने रामायण पढ़ा ना? रामायण जानते क्या है? एक ग्रंथ है। उस रामायण में एक ही बात मैंने पढ़ा और मुझे पता चल गया कि क्या गड़बड़ है हमारे लोगों में। उस रामायण में मैंने पढ़ा कि राम रावण का युद्ध हुआ। राम रावण का युद्ध हुआ। जब राम ने रावण की नाभि में तीर चलाया तो रावण मर रहा था, लेकिन उस रामायण में रावण ने मरते समय एक ही बात बोला था। क्या बोला था? कि ये राम, आज युद्ध में तो इसलिए जीत रहा है क्योंकि तेरे साथ में तेरे भाई लक्ष्मण खड़ा, और आज युद्ध में मैं इसलिए आ रहा हूं कि मेरा भाई विभीषण मेरे साथ में ना खड़ा होकर तेरे साथ में खड़ा। और कहीं राम, तेरा भाई लक्ष्मण तेरे साथ में ना खड़ा होके और मेरा विभीषण भाई तेरे साथ में ना खड़ा होके मेरे साथ खड़ा होगा तो आज युद्ध में मैं जीतता हूं, तू हारता। और आज वही हो रहा है आदिवासी भाइयों के साथ, मूल निवासी भाइयों के साथ। आज हमारे भाई ही नहीं खड़े हैं, इसलिए आज हम लोग हार रहे हैं दोस्तों, हार रहे हैं। इस बात को आप समझिए। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपके भाइयों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके आप युद्ध की बात करिए, न्याय की बात करिए, तब आप जीत सकते हैं। ये सत्यता है, इतिहास गवाह है। इतिहास तो इतना बड़ा है कि मैं बोलूं तो आज पूरा दिन और रात कम पड़ जाए, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत संक्षिप्त में बात कर रहा हूं। हमारे पास सोचने के लिए क्या है, खोने के लिए क्या है? सबसे पहले मुझे बताएंगे यहाँ पे जितने हमारे लोग हैं, नौकरी वाले कितने लोग हैं? एक दो लोग, पूरे लोग तो नहीं। सब लोग खेती में आश्रित है कि नहीं है? सबका रोजगार खेती है कि नहीं है? तो सब लोगों को जीने का अधिकार है कि नहीं? अरे कुछ समय पहले मैं बता दूं, आपका जो भविष्य आने वाला है उस समय बता रहा हूं। आप दिल्ली में बताइए चावल और धान उगेगा क्या? है दिल्ली में जमीन? बम्बई में है जमीन? जहां पे जमीन नहीं है वहां पे लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोग प्रदूषण से मर रहे हैं, लोग बीमारी से मर रहे हैं। ऐसी स्थिति है। दिल्ली में लोग बोलते हैं पैसा मिलता है, मुंबई में पैसा मिलता है, लेकिन मैं मानता हूं कि दिल्ली मुंबई में पैसा मिलता है, लेकिन खाते क्या है? यही गांव का उगा हुआ चावल। इस बात को समझिए, प्राथमिकता गांव को ही मिलने वाला है, शहर को नहीं। शहर पैसा उगा सकता है, लेकिन गांव जो है अन्न उगाएगा, तब लोग खाएंगे और जिंदा रहेंगे। लोग पैसा खा के जिंदा रहेंगे क्या? खाएंगे तो चावल खा के ही जिंदा रहेंगे। और इसीलिए कहते हैं हम लोग इस देश के अन्नदाता करता हम ही लोग। जिस दिन हम खेती करना बंद कर दे, हमारा जमीन जगह खत्म हो जाए, इस दुनिया में चावल दाल करना बंद कर दे, तो कौन सा सरकार जी आपको चावल खिला देगा? मुझे बताइए, कौन खिला देगा? किसमें क्षमता? कौन नांगर जोतने जानता? मंत्री जी, कि आपका लिए नांगर जोतेगा और जमीन नहीं रहेगा तो खेती करेगा और आपको चावल खिला देगा। ये आपका कमाया हुआ धान चावल है जी, जो आपको मिल रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आता है कि आप लोग इतना धान कमाते हैं, इतना चावल कमाते हैं, फिर भी 35 किलो के लिए सुबह से शाम तक लाइन लगाते हैं सोसाइटी में। क्या सम्मान की बात है? आप एक महीना का जो का है, साल भर का कमाए है कि नहीं कमाए? धान चावल कमाए है ना, लेकिन फिर भी आप लोग वो कहते हैं कि 35 किलो के लिए लाइन लगा रहे हैं। आपका सोच मात्र 35 किलो चावल तक सीमित है। अरे आपका सोच ये था कि मैं अपने परिवार में पूरे गांव को पाल सकूं, ऐसा सोच बनाना था। 35 किलो चावल तक सोच नहीं बनना था। बनना है तो दोस्तों ऐसा सोच रखो कि 4 लोगों को भला कर सको। अब आज हमारे लोगों के लिए ये विचार है कि आज 35 किलो चावल मिल जाएगा तो मेरा महीना भर का चल जाएगा, तो साल भर का कौन व्यवस्था करेगा? अगर सरकार 35 किलो चावल देना बंद कर दे तो हमारा आदिवासी समाज तो भूखे मर जाएगा। अपना व्यवस्था तो हम कर नहीं पा रहे, ये हमारे में कमी है। अगर हम अपने लिए नहीं कर पा रहे तो दूसरा कौन करेगा? 35 किलो के भरोसे जो जीता होगा, मैं कहता हूं आदिवासी परिवार का बेटा नहीं होगा दोस्तों। वो मेहनत करके खाने वाले लोग हैं जो आज अपने परिवार और पूरे क्षेत्र के लोगों को जिला रहे हैं। हमारे लोग मेहनत करके खाने वाले लोग हैं ना। आज मैं दिल्ली, बॉम्बे, आगरा गया था, वहां पे देखा, जितना मैंने राज्य घुमा है, पूरे जितने भारत के राज्य हैं, प्रत्येक राज्य मैंने घुमा, और घुमा तो मैंने क्या पाया मालूम? प्रत्येक राज्य में घुमा और वहां मैंने ये पाया कि हमारे जो गोड़ आदिवासी लोग हैं
कहीं पे भीख मांगते नहीं दिखे, सब लोग मेहनत करके कमाते हुए दिखे दोस्तों। ये हमारा क्वालिटी है पूरे भारतवर्ष में। ये कंडीशन के हमारे लोग हैं, कहीं पे हमारे लोग भीख मांगते नहीं दिखे, मेहनत कर लिए, गोदी खोद लिए, लेकिन भीख नहीं मांगे। इतने सभ्य परिवार, इतने मान सम्मान परिवार के लोग हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप लोग 35 किलो के पीछे परेशान है। तो बहुत सी चीजें हैं जिस पे हमको बात और विचार कर रहे हैं, क्योंकि गोंडवाना एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरे भारतवर्ष समाहित है। गोंडवाना छोटा मोटा शब्द नहीं है, लोग मजाक उड़ाते हैं, गोंडवाना गोंडवाना करके मजाक उड़ाते हैं। गोंडवाना वाले, पीले गमछे वाले बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन गोंडवाना बहुत बड़ा शब्द है। और ये जो गोंडवाना हम लोग कहां तक फैला है, आपका भारत के 18 राज्यों में आज गोंडवाना चल रहा है दोस्तों। आपका छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे 18 राज्य में चल रहा है। पीला गमछा का जोर पूरे दिल्ली तक पहुंच चुका है दोस्तों। आज मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान हो चाहे कोई भी मंत्री हो, आज पीला गमछा लगा के आदिवासी क्षेत्र में आने को मजबूर है, क्योंकि जानते हैं पीला गमछा आदिवासी को पहचान है दोस्तों। ये हम लोगों ने कर दिया है, पहचान बना दिया पीला गमछा को आदिवासियों को। ये करने में मेहनत लगा, लेकिन आज हम लोग सबको दबाने में भी कामयाब हो गए। मध्य प्रदेश के सरकार के लोग बैठे थे, मंडला में कार्यक्रम हुआ था, वहां पे आए हमारे शिवराज चौहान जी, और वहां पे बोले कि सभी जितने मंडला के मेरे आदिवासी भाई हैं, सभी को जय से वह जय बुरादे बोलो। बताइए किसने उनको सिखाया? लेकिन आज मंत्री मुख्यमंत्री को मजबूरी हो गया है, उनको हमारे लिए सम्मान देना पड़ रहा है। ये आपका संगठन का ताकत है दोस्तों, ये आपका पावर है। अगर आप संगठित रहोगे तो दुनिया का कितना बड़ा भी आदमी हो आपको सम्मान करेगा दोस्तों। इस बात को आप समझिए। आप संगठित नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे तो दुनिया आपको परेशान करेगा। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, अकेले लड़ाई में भिड़े। अरे लड़ना है तो पूरा परिवार खड़ा है ना जी, पूरा क्षेत्र है आपका। लेकिन आप अपने परिवार को, अपने समाज को कभी नहीं पूछे कि मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ में गलत हो रहा है, आप लोगों ने कभी नहीं बताया। लेकिन जिस दिन आपका पूरा परिवार समाज खड़ा हो जाएगा, बताइए अन्याय होगा क्या? सही से बताइए, अन्याय होगा ना? नहीं होगा ना? ये सच्चाई है। लेकिन आप लोगों ने इस चीज को नहीं बताया, कभी शिकायत नहीं किया, कभी ये नहीं किया, बस चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि सामाजिकता वो होता है जो दूसरों को जिलाए और अपना भी जी, यानी जियो और जीने दो की नीति जो होती है, उसमें पूरा देश का भविष्य है, पूरे गांव का भविष्य है। और जिस गांव में ऐसा व्यवस्था है, वहां पे कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, शांति व्यवस्था बना है दोस्तों। आज क्या हो रहा है? आज एक बेटा अपने पिता का सम्मान नहीं कर रहा है, यही स्थिति है। इतना छोटा से लेकर इतना बड़ा किया, और आज इतना बड़ा करने के बाद वही बेटा अपने पिता का सम्मान नहीं कर रहा। सही बात है कि नहीं है? आप लोग देखते होंगे, बेटा बढ़ गया, पिता का बात ही नहीं मान रहा। क्या कारण है हमारे समाज? क्या कारण है? जिस पिता ने आपको आज गुरुजी बनाया, सरपंच बनाया और इतना बड़ा अधिकारी बना दिया, आज हम नेता बन गए, और वही बेटा आज अपने पिता का सम्मान नहीं कर रहा। कितना गलत समय आ चुका है। और जिस घर में अपने माता पिता का सम्मान नहीं है, जिस घर में बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उस घर में कभी शांति और कभी खुशहाली नहीं आएगा दोस्तों। लिख लीजिए, मेरा चैलेंज है, कभी शांति नहीं आएगा उस घर में, हमेशा झगड़ा लड़ाई होता रहेगा। सही बात है नहीं है? इस बात को कैसे ठीक करेंगे? अगर घर में सुख शांति चाहिए तो उस बच्चे को समझाइए। अभी से शिक्षा हमारे समाज के लोगों को देना पड़ेगा कि अगर इस देश का दुनिया का कोई अगर पहला भगवान है तो खुद का माता और पिता है दोस्तों। ये हमारे बच्चों को समझाना पड़ेगा, तब जाके घर में सुख शांति आएगी। अगर बच्चों को सही रास्ता नहीं बता पाए तो जो आज भटके हुए हमारे लड़के हैं, भटके हुए हमारे बच्चे हैं, वो हमेशा भटके रहेंगे। हम लोग आज पढ़े लिखे समझदार हो गए तो आज हमारे बच्चों को सही दिशा सही रास्ता बता रहा। हर कोई माता पिता चाहता कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा और मैं सियान होगा तो मेरा बच्चा जो है मेरा सेवा करे, सम्मान करे और अंतिम समय तक मुझे पूछे परखे और लास्ट में विदाई दे दे। यही हर माँ बाप का सपना होता है। लेकिन वो आज कहाँ हो रहा है? किस घर में हो रहा है बताइए? जब बच्चा बड़ा होता है, शादी भी हो जाता है, उसके माता पिता सियान होते हैं, तो बच्चा जो खुद का पैदा किया हुआ इतना बड़ा किया होता है, उस बच्चे से उस माता को पिता को कोई सेवा नहीं मिलती। अंतिम समय में तड़प तड़प के बेचारे इस दुनिया से चले जाते हैं।
अपने बेटा को कोसते हुए चले जाते हैं। कितना दुख की बात है, ऐसा समय आ चुका है, कितना बुरा समय आ चुका है। तो आप लोग ग्राम सभा में आए हो तो मेरे उद्देश्य से आए हूं कि इस गांव में कितने लोग अपने बेटा को बदमाश बेटा बनाना चाहते हैं, हाथ उठाइए। ग्राम सभा में कौन कौन अपना बेटा को बदमाश बनाना चाहता है? कोई नहीं बनाना चाहता। लेकिन कितने लोग अपने बेटा को सपूत यानी अच्छा बेटा बनाना चाहते हैं, हाथ उठाइए। सब लोग बनाना चाहते हैं, हर कोई चाहता मेरा बेटा अच्छा बने, कोई नहीं चाहता मेरा बेटा बदमाश बने। तो आज हम लोग इस मंच और मीटिंग के माध्यम से, बैठक के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर हम आज इस बैठक को किए हैं तो प्रत्येक घर में हम लोग सलगा में एक सपूत बेटा बनाएंगे जो अपने माता पिता का सम्मान करेगा, ऐसा रास्ता बताएंगे। इसलिए हम लोग आज बैठे हैं। हम लोगों ने क्या किया आज तक? मात्र भटके। अपने घर को ठीक कर लीजिए, बाकी सब सही हो जाएगा। यानी जिस गांव में, जिस घर में सही हो जाए, यानी कौन सही होगा? उनके बच्चे और उनके सदस्य अगर सही दिशा में माने, सही तरीके से माने, तो उस घर में ही से एक शिक्षा मिलता है जिसको कहते हैं प्रथम शिक्षा अपने घर से, द्वितीय शिक्षा अपने स्कूल से और तृतीय शिक्षा अपने समाज से। हमारे जीवन में 3 शिक्षा होता है। बच्चा जब अपनी माँ की कोख से पैदा होता है इस घर में, तो पहला शिक्षा बोली भाषा कहाँ सीखता है? अपने घर में। 5 साल तक बोलने चलने फिरने अपने घर में माता पिता सीखता है। उसके 5 साल होने के बाद उनका गुरु कौन होता है? शिक्षक। स्कूल में जो किताब को पढ़ाते हैं और बताते हैं ऐसा ऐसा आप पढ़िए और ऐसा ऐसा चलिए। अब तीसरा शिक्षा क्या है दोस्तों? अपने सगा समाज का। हर किसी समाज का शिक्षा अलग होता है, उसको कोई किताब में नहीं लिखा है, कई किताबों में नहीं लिखा, समाज का शिक्षा लिखा है, कहीं नहीं लिखा होगा। वो शिक्षा आपको अलग से ग्रहण समाज में ही लेना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ये 3 तरह की शिक्षा। और मैं कहता हूं कि हमारे जीवन में 4 लक्ष्य होना चाहिए। 4 लक्ष्य कौन सा? पहला, हमारे पूरे बच्चों को शिक्षा मिलना जरूरी है। ये बच्चा पढ़ लिख लेंगे, उनको शिक्षा मिलेगा तो इस समाज और अपने परिवार और माता पिता का नाम रोशन कर लेंगे, अगर शिक्षित होंगे तो। यानी अगर शिक्षित हैं, कल के डेट में गुरुजी, तहसीलदार, कलेक्टर कुछ भी तो बन सकते हैं पढ़े लिखे होंगे तो। लेकिन अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो वो अच्छे से समाज को दिशा निर्देश, समाज को ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो पहला कर्तव्य हमारे बच्चों को शिक्षा दिलाना। दूसरा होना चाहिए संस्कार। यानी हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना जरूरी है। वो कैसे? अगर लड़का पढ़ लिख लिया, शिक्षक बन गया, तहसीलदार बन गया, एसडीएम बन गया और उसके पास संस्कार नहीं है, यानी संस्कार किसको कहा जाता है? आचरण को। यानी उस बच्चे को अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं आता, अपने समाज में उठना बैठना नहीं आता, कोई संस्कार नहीं है। बड़े समाज में कैसे फलाना रखाना बेरहते करेगा, वैसा व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी संस्कार नहीं है तो शिक्षा कोई काम करनी। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उस बच्चों को होना जरूरी है कि वो भरी सभा में 4 समाज में बोलने और बैठने का कैसा होना चाहिए, वो संस्कार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार, दूसरा संस्कार। और तीसरा संगत। अगर बढ़िया पढ़ लिख लिया, एसडीएम कलेक्टर बन गया, संस्कार भी बढ़िया, अच्छा बातचीत कर रहा, लेकिन संगत अगर गलत पड़ गया, यानी वो अगर चोर का संगत पकड़ लेगा तो तहसीलदार कहेगा कि चोर कहेगा, चोर कहेगा। यानी उसका शिक्षा भी बेकार, संस्कार भी बेकार, दोनों चीज बेकार हो जाएंगे सिर्फ संगत की वजह से। उतना मेहनत बेकार हो जाएगा। तो शिक्षा, संस्कार, उसके बाद संगत। और चौथा दोस्तों, अपने जीवन का लास्ट मूड में बता रहा हूं, लास्ट यानी चौथा हमारे जीवन में, अगर इस दुनिया में आप पैदा हुए, इस धरती पे आप पैदा हुए, इस जीवन में आप जी रहे हैं, तो चौथा आपका लक्ष्य होना चाहिए अपना खुद का पहचान बनाना। बात समझिए, अपना खुद का पहचान बनाना। पिता के नाम से आपको नहीं जाना चाहिए, खुद के नाम से आपके पिता को जानना चाहिए। ऐसा पहचान बनाना है हमारे समाज के लोगों को, तब जाके हमारा सम्मान लौटेगा। सही बात है कि नहीं है? ये करना है कि नहीं करना आप लोग को? भाई देखिए, हम लोग शिक्षा देने आए हैं, गुरु जी रहेगा तो शिक्षा ही देगा, ज्ञान ही देगा, हम लोग ज्ञान देने आए। आप लोग को ये करना पड़ेगा, अपने घर में जाके अपने बच्चों को सही दिशा बताना पड़ेगा।
हम लोग भटक चुके हैं, हमारा समाज भटक चुका है। ये सब हमको सही पूरे क्षेत्र में आप लोग जो हैं जाके इस आंदोलन को जगाना पड़ेगा कि आप लोग हम लोग कहते हैं ना कि जब जब गुनवाना जागा है अन्याय अत्याचार भागा है। बात सही है कि नहीं? हमारे लोग जाग जाएगा तो जितने अधिकारी कर्मचारी आपके साथ अन्याय करते होंगे अब ठीक हो जाएगा। कहां अन्याय होगा? अभी आज मैं देख रहा हूं कि पूरे क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ में पूरे आदिवासी लोग जितने हमारे लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं, पूरे लोगों के साथ में ज्यादातर जंगल विभाग और राजस्व विभाग के साथ में परेशानी है। जैसे तो आप लोगों को कानून